आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की पहली सबसे बड़ी कोशिश की। एक ऐसी घटना जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के उस महान संग्राम की। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है कि इसे क्या कहा जाए। क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा था जिसे अंग्रेजों ने सिपाही म्यूटनी कहा, या फिर ये भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई पहली जंग थी? ये बहस आज भी इतिहासकारों के बीच चलती है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसे कई नामों से जाना जाता है। 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। पर नाम चाहे जो भी हो, इसका मतलब एक ही है। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत की पहली ऑर्गेनाइज्ड एक राष्ट्रव्यापी बगावत थी। तो चलिए अपने पहले हिस्से में हम यही समझते हैं कि आखिर ये घटना भारतीय इतिहास का इतना बड़ा, इतना अहम मोड़ क्यों मानी जाती है। अब आते हैं दूसरे खंड पर। देखिए, इतनी बड़ी क्रांति कभी भी रातों रात नहीं होती। इसके पीछे करीब 100 सालों से जमा हो रहा गुस्सा था, अपमान था, शोषण की एक बहुत लंबी कहानी थी। तो आइए उन वजहों को एक एक करके समझते हैं। ये एक ऐसी आग थी जो धीरे धीरे पूरे देश के सीने में सुलग रही थी। बस उसे एक चिंगारी का इंतजार था। तो वो कौन सी वजहें थीं जो इस आग को लगातार हवा दे रही थीं? सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति जैसी पॉलिसीज ने भारतीय राजाओं और नवाबों को बेचैन कर दिया था। इसके तहत झांसी, नागपुर, सताना जैसी कई रियासतों को जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। शासकों से उनके पद, उनकी पेंशन, उनका सम्मान सब कुछ छीना जा रहा था। फिर आते हैं आर्थिक कारण, जिसने आम आदमी की कमर ही तोड़ दी थी। किसानों पर लगान का बोझ इतना ज्यादा था कि उनकी जमीनें छिन रही थीं। ब्रिटेन से मशीनों का बना सस्ता माल आ रहा था, जिसने भारत के कपड़ा और हैंडीक्राफ्ट उद्योगों को तबाह कर दिया। नतीजा, लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। अब ये एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है। अंग्रेजों ने कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी किए, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना, लेकिन आम लोगों के एक बहुत बड़े हिस्से ने इसे अपनी परंपराओं और धर्म में सीधा दखल माना। ऊपर से ईसाई मिशनरियों की एक्टिविटीज ने इस डर को और हवा दे दी कि अंग्रेज पूरे देश का धर्म बदलकर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। और आखिर में वो कारण जिसने सीधे सीधे बारूद में आग लगा दी, सेना के अंदर का गुस्सा। भारतीय सिपाहियों के साथ बहुत भेदभाव होता था। उन्हें अंग्रेजों के मुकाबले कम सैलरी मिलती थी, प्रमोशन नहीं दिया जाता था। और फिर एक नया कानून आया जिसने उन्हें समंदर पार जाकर लड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसे वो अपने धर्म और जाति के खिलाफ मानते थे। तो जैसा हमने देखा, गुस्से का माहौल पूरी तरह तैयार था। अब हमारे तीसरे खंड में हम उस चिंगारी की बात करेंगे जिसने इस सुलगते हुए ज्वालामुखी को बस फोड़ ही दिया। सालों का दबा हुआ गुस्सा, अपमान, शोषण, इसे भड़कने के लिए बस एक छोटी सी वजह चाहिए थी, और वो वजह आई एक नई राइफल के कारतूस के रूप में। समझिए कि ये कैसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फैला। सेना में एक नई एनफील्ड राइफल लाई गई, और फिर एक अफवाह आग की तरह फैली कि इसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, और इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। ये हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के धर्म पर एक सीधा हमला था। उन्होंने मना कर दिया, और बस 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में बगावत की ज्वाला भड़क उठी। मेरठ से जो आग उठी वो रुकी नहीं। वो जल्द ही दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, पूरे उत्तर भारत में फैल गई। अब हम चौथे खंड में उन नायकों और उन सेंटर्स को देखेंगे जिन्होंने इस संग्राम को लीड किया। विद्रोह का फैलाव देखिए कितना बड़ा था। दिल्ली में बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का चेहरा बनाया गया, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से इतिहास लिख दिया। कानपुर में नाना साहेब और उनके सेनापति तात्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं, और बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह जैसे कई लीडर्स ने अपनी अपनी जगहों पर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो मई 1857 में मेरठ से शुरू हुआ ये विद्रोह बहुत तेजी से फैला। कुछ ही महीनों में दिल्ली, अवध और सेंट्रल इंडिया में बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुईं। लेकिन 1857 के आखिर तक अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और धीरे धीरे शहरों पर दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया। 1858 के बीच तक आते आते इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि ये संग्राम आखिर नाकामयाब क्यों हुआ, और क्या इसकी नाकामी का मतलब ये है कि इसका कोई असर ही नहीं हुआ?
हमारे आखिरी खंड में हम इसी क्रांति के असर और उसकी विरासत को समझेंगे। नाकामी की कई वजहें थीं। पूरे विद्रोह का कोई एक बड़ा लीडर नहीं था जिसके पीछे सब चलें। न ही कोई एक कॉमन स्ट्रैटेजी थी। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, एक ऑर्गेनाइज सेना और टेलीग्राफ जैसे कम्युनिकेशन के साधन थे। और तो और कई भारतीय रियासतों ने या तो अंग्रेजों का साथ दिया या फिर अलग थलग रहे, जिससे विद्रोहियों को एक होकर लड़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, मिलिट्री हार के बावजूद इस क्रांति ने भारत पर बहुत गहरे और स्थायी असर डाले। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई। और सबसे जरूरी बात, इसने पूरे भारत में राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की एक ऐसी भावना जगाई जिसने आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि 1857 का संग्राम भले ही अपने फौरी मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, पर इसने आज़ादी की वो चिंगारी जला दी जो अगले 90 सालों तक बुझी नहीं। इसने पहली बार धर्म और इलाके से ऊपर उठकर भारतीयों को एक होने का एक बहुत ताकतवर संदेश दिया। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है, क्या इतिहास में कभी-कभी एक बड़ी नाकामी ही भविष्य की एक शानदार जीत की पहली सीढ़ी बनती है? इस पर सोचिएगा जरूर।